नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं मेरी अनजान सी मोहब्बत का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रात का वक्त है, रुद्र का कमरा। रुद्र साहिल और श्लोक के साथ घर आया तो उसने साथ लाया हुआ आर्डर सुप्रिया को देते हुए कहा, सुप्रिया इसे नौकरों से कह करके टेबल पर लगवा दो। और आपने खाना खाया? सुप्रिया ने उसके हाथ से सारा सामान लेते हुए कहा, नहीं भैया, अभी पढ़ रही थी, आप सब आ गए तो साथ में खा लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, वैसे तुम क्यों नहीं आई चीकू और श्लोक के साथ? पता है तुमने बहुत अच्छी फाइट मिस कर दी। ये कहते हुए उसने श्लोक की तरफ देखा। सुप्रिया ने जब श्लोक और चीकू को देखा तो उनकी हालत खराब थी। ये देख करके उसने कहा, रुद्र भैया ये क्या हालत बना रखी है इन दोनों ने अपनी, ये सब हुआ कैसे? रुद्र ने उसे हंसते हुए बताया, अरे सुप्रिया क्या बताऊं, आज एक अकेली लड़की ने इन दोनों की हालत खराब कर दी। और इन महान वकील साहब के मुंह पर क्या केक मारा है उसने, मतलब मैं तो बस देखता रह गया। मुझे तो वहीं हंसी आ रही थी। पहली लड़की थी जो वकील साहब को तारों भरी रात में तूफान दिखा गई। ये बोल वो सुप्रिया के साथ हंसने लगा। श्लोक ने उसे घूर के देखते हुए कहा, तुझे बहुत मजा आया ना? मुझे भी आया जब तुझे उसकी बड़ी बहन ने डांटा। सुप्रिया इन साहब की बोलती बंद हो गई थी और बड़े आए मुझे कुछ बोलने वाले। ये बोल के वो अपने कमरे में चला गया। रुद्र ने उसके जाने के बाद सुप्रिया से कहा, सुप्रिया आप ये सब नौकरों को दे करके टेबल पर लगवाओ और किसी से कह करके चीकू की हालत ठीक करवा दो, तब तक हम भी चेंज करके आते हैं। ये कह करके वो भी चला गया। सुप्रिया ने सारा सामान नौकरों को दिया और एक नौकर के साथ चीकू को ले करके उसके कमरे में चली गई। कुछ देर में सब चेंज करके टेबल के पास आ गए। सब ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। रुद्र चीकू को सुलाने उसके कमरे में उसके साथ चला गया। उसने उसे बिस्तर पर लेटाया और उसे कंबल उड़ा के सुलाने लगा। चीकू सो चुका था पर रुद्र के जेहन में आज शाम जिस लड़की को उसने झील पर देखा, उसने जब वही आंखों वाली लड़की को अपनी बाहों में देखा तो उसकी सुध बुध खो गई थी, पर वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था, इसलिए उसके मन में उसे देखने की चाह थी। वो इन्हीं सब बातों को सोचते हुए अपने कमरे में चला गया और वहां जा करके सो गया। सुबह का वक्त, रागनी का कॉलेज। नंदनी रागनी को कॉलेज छोड़ने आई थी। उसने देखा चीकू वहां खड़ा था। उसने उसे देख करके कहा, साहिल आप यहाँ और आज स्कूल नहीं जाना है जो आप ऐसे घर के कपड़े में खड़े हैं? साहिल ने उसे देख करके कहा, नहीं आज मेरी छुट्टी होती है, सैटरडे ऑफ होता है मेरा, वैसे आप फ्री हो क्या? उसके ये कहते ही रागनी उसकी तरफ देख करके मुंह बनाते हुए बोली, क्यों छोटे माफिया, मेरी दीदी को किडनैप करने का इरादा है क्या जो ऐसे पूछ रहे हो? नहीं रागनी दीदी, मैं क्यों अपनी दोस्त को किडनैप करूंगा, वो तो मुझे इनसे कुछ काम है इसलिए पूछ रहा था। साहिल ने भी ये बात मुंह बनाते हुए ही कहा था रागनी से। रागनी ने उसे देख करके जीभ बाहर निकाल के चिढ़ा दिया। नंदनी ने देखा अब साहिल और रागनी में फिर से एक जंग शुरू हो जाएगी तो उसने रागनी को जाने को कहा, पर रागनी ने जाने से पहले साहिल से कहा, वैसे छोटे माफिया आज बिना बॉडीगार्ड के कहाँ है भतीजे तेरा चाचा? दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं मुझसे डर के भाग तो नहीं गया? इस पर साहिल ने कहा, हाँ सही कहा आपने रागनी दीदी जी, भूत को देख करके अच्छे अच्छे भाग जाते हैं, फिर मेरे चाचू तो कितने सीधे, तो आप जैसी चुड़ैल का तो सामना कैसे करते, इसलिए मैंने उन्हें दूर खड़ा किया है और मेरे लिए मेरे चाचू की जान बहुत कीमती है। उसके ये बोलते ही रागनी बोली, हाँ बचा के रख, कहीं गलती से मुझे मिला तो तेरे जलेबी जैसे सीधे चाचू की जान निकाल दूंगी। ये बोल वो चली गई। साहिल उसे जाते हुए देख मुंह बना रहा था। नंदनी ने उसके जाने के बाद साहिल को अपनी गोद में उठा लिया और तभी न जाने अचानक से कहीं से एक
गोली आ करके कॉलेज के गेट पर लगी। रागिनी अभी कॉलेज के अंदर घुसी ही थी कि ये सुन करके वो पीछे मुड़ी, देखा नंदनी साहिल को लेकर के घबराई हुई सी खड़ी हुई थी। वो तुरंत उसके पास भाग के आई। तब तक श्लोक भी अपने आदमियों के साथ वहां आ गया था। उसने नंदनी से कहा, आप प्लीज साहिल को लेकर के गाड़ी में बैठें और रागिनी इन्हें लेकर के मेरे आदमियों के साथ घर निकलें, मैं तब तक इन्हें देखता हूं। ये कहते हुए उसने अपने पीछे से गन निकाली और उसे लोड कर लिया। रागिनी ने नंदनी से चाबी ली और उसे गाड़ी के पास चलने को कहा, पर तभी कुछ लोग गाड़ी लेकर के आए और बाहर निकले। नंदनी ने साहिल को अपने सीने से लगा लिया। साहिल भी डर गया था, उसने नंदनी को कस करके पकड़ लिया था। श्लोक ने उन दोनों से कहा, आप दोनों निकलो, मैं इन्हें देखता हूं। उन लोगों ने जैसे आगे बढ़ना चाहा वैसे ही उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। रागिनी को नंदनी ने दूर धक्का मार करके खुद साहिल और श्लोक को लेकर के दूर हट गई। गोलियां किसी को नहीं लगी थी। रागिनी अपनी गाड़ी के पीछे छुपी थी और नंदनी साहिल और श्लोक के साथ किसी और की गाड़ी पर। श्लोक ने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्हें गन लेकर के रेडी होने को कहा। उसने नंदनी को देख करके कहा, मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूं, बस किसी तरह आप साहिल को लेकर के अपनी बहन के पास जाएं और गाड़ी में बैठ करके यहां से निकलें। ये कहते हुए उसने गन हाथ में कस के पकड़ा और अपने आदमियों को इशारा करके शूट करने लगा। नंदनी ने भी तुरंत साहिल को अपनी बाहों में कस के पकड़ा और भागते हुए रागिनी के पास आई। रागिनी ने गाड़ी को डोर खोला और नंदनी साहिल को अंदर बैठाया। खुद वो दूसरी तरफ से आकर के बैठी। रागिनी ने देखा श्लोक की जान खतरे में है तो साहिल को देख करके कहा, क्यों छोटे माफिया, कार राइडिंग हो जाए। साहिल डरा हुआ सा नंदनी की बाहों में छुपा हुआ था, उसने कुछ नहीं कहा उससे। रागिनी ने उसे प्रोटेक्ट कर रहे आदमी से कहा, गन दे। उस आदमी ने एक गन दिया और रागिनी ने उस गन को नंदनी को देते हुए कहा, दीदी इसे ले, श्लोक जी की जान खतरे में है, उन्हें भी लाना होगा। ये कहते हुए उसने गन उसे दे दिया और नंदनी ने गन लोड किया और उसके कहने पर आंखों से इशारा किया। रागिनी ने गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड में उसे पीछे लिया और अपनी बहन को आंख मार दिया। श्लोक ने देखा गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो उसे लगा वो लोग वहां से निकलेंगे, पर तभी रागिनी ने गाड़ी को तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया तो नंदनी ने दुश्मनों की गाड़ी के पेट्रोल की टैंक पर निशाना लगाया और एक ही शूट में दुश्मनों की एक गाड़ी बहुत तेजी से आवाज करती हुई ऊपर उड़ गई। ये देख करके श्लोक के होश उड़ गए। रागिनी सारे आदमियों से बोली, आप सब गाड़ी में बैठे अपने और श्लोक जी अंदर आए। श्लोक ने उसकी बात सुनी तो गाड़ी का डोर खोल अंदर बैठा और बाकी सब भी गाड़ी में बैठ करके उनके साथ निकले। जब तक दुश्मन संभल पाते तब तक रागिनी सबको लेकर के निकल चुकी थे, पर उन लोगों ने देखा कि वो लोग जा रहे हैं तो वो उनके पीछे लग गए। रागिनी गाड़ी ड्राइव कर रही थी। साहिल अभी भी डरा हुआ सा नंदनी की गोद में दुबका हुआ था। नंदनी ने भी उसे कस करके पकड़ रखा था। तभी उनकी गाड़ी पर हमला होने लगा। ये देख करके रागिनी ने गुस्से से कहा, अगर मेरी गाड़ी को कुछ हुआ तो मैं इन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। बहुत मुश्किल से ये कलर मिला था मुझे। श्लोक उसकी बात सुन हैरान था कि इस सिचुएशन में इसे गाड़ी की पड़ी है। नंदनी ने गन एक बार फिर से उठाया और विंडो को ओपन करके निशाना लिया और एक निशाने से उस गाड़ी की टायर पंचर कर दे। उन लोगों की गाड़ी घुमावदार सड़क पर थी। पंचर होते ही बैलेंस बिगड़ा और वो खाई की तरफ चली गई। श्लोक तो ये सब देख करके हैरान था। वो सब श्लोक के साथ जब रुद्र के बंगले पर पहुंचे तो देखा उसके बंगले के आगे बहुत से गार्ड्स खड़े थे बंदूक लेकर के। नंदनी साहिल को बाहों में लेकर के उतरी। रागिनी कार से बाहर आकर के अपनी कार को देखते हुए बोली, मेरी कार बताओ क्या हाल कर दिया। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है वकील साहब। ये कहते हुए वो श्लोक को देख रहे थे। श्लोक ने कहा, मेरी वजह से? मैंने कहा था उन गुंडों को आने के लिए। अजीब बात करती हैं आप, सच में आप पागल ही हैं। अरे देखो तो कैसे भोले बन रहे हैं। अरे तुम ना आते आज तो वो लोग भी नहीं आते और ना मेरी कार के साथ ये सब होता। बेचारी मेरी कार, कितनी गोलियां लगी हैं इसे। तुम मुझसे जब भी मिलते हो तब कुछ ना कुछ बुरा होता है। मैं तो कहती हूँ तुम मेरे सामने मत आया करो। रागिनी के ये बोलते ही श्लोक ने कहा, अरे मैं कहता हूँ तुम मेरे सामने मत आया करो, जब भी आती हो कुछ ना कुछ बुरा होता है।
तुम घर में रहा करो, अच्छा रहेगा। उन दोनों की लड़ाई देख करके नंदनी ने कहा, आप दोनों लड़ना बंद करेंगे? देख रहे हैं ना कि साहिल कितना डरा हुआ है, पर आप दोनों को लड़ने को पड़ी है। श्लोक जी चले अंदर, साहिल के पैर पर खरोंच लग गया है गिरने से, चल के इसका जख्म साफ करें। और आप रागिनी चुप, अब एक शब्द नहीं। चलिए नंदनी जी, ये बोल करके श्लोक उन दोनों को अंदर ले आया। वो जब अंदर आए तो नौकर अपना काम कर रहे थे। श्लोक ने फास्ट एंड लाने को कहा। एक नौकर से और नंदनी को लेकर के साहिल के कमरे में आ गया। नंदनी ने साहिल को उसके बिस्तर पर बैठाया, पर वो नंदनी को छोड़ नहीं रहा था, तो नंदनी उसे अपनी गोद में ले करके बैठ गई। श्लोक रुद्र को कॉल करने के लिए कमरे से बाहर आ गया। उसने कॉल करके रुद्र को जल्दी आने को कहा और उससे सब बता दिया। रुद्र अपने ऑफिस से निकल गया। इधर नौकर साहिल के कमरे में फास्ट एंड बॉक्स लेकर के आया। नंदनी ने बॉक्स लेकर के उसमें से कॉटन निकाला और सैलोन लेकर के उसके जख्मों पर लगाने ही वाली थी कि साहिल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगाना है। नंदनी ने उससे कहा, नहीं लगेगा साहिल, बस हल्का सा साफ करके इसे तब बैंडेड कर दूंगी ना। नहीं, ये जलता है, मुझे नहीं लगाना है। ये कहते हुए उसने उसके हाथ को दूर कर दिया। रागिनी ने देखा साहिल डरा हुआ है और वो ऐसे नहीं लगाने देगा दवा किसी को, तो उसने साहिल के कमरे को देखते हुए कहा, वैसे छोटे माफिया ये तुम्हारा कमरा है? साहिल बोला, हाँ मेरा ही कमरा है। तुम्हें आयरन मैन पसंद है? ये कहते हुए उसने आयरन मैन की टॉय को उठा लिया। हाँ, मेरे पास इनका बहुत सारा कलेक्शन है, मेरे पास पूरी मार्बल टीम का कलेक्शन है। साहिल रागिनी से बातें किए जा रहा था और इधर रागिनी ने उसके जख्मों को साफ करके उस पर बैंडेड कर दिया था। रागिनी ने बातों बातों में उससे कहा, लो हो गई बैंडेड। ये कहते हुए उसने साहिल को देख करके आंख मारी। साहिल ये देख करके मुंह बना दिया। नंदनी उसका मुंह बना देख करके आ करके हंसने लगी। रागिनी ने कहा, क्यों छोटे माफिया, क्या हुआ, क्यों मुंह ऐसा बनाया है? आप बहुत गंदी हो, मुझे बातों में फंसा करके आपने ये सब कर दिया। ये कहते हुए उसने अपने बिस्तर पर रखा छोटा सा टेडी बियर फेंक के मारा तो रागिनी ने उसे कैच कर लिया। उसने साहिल से कहा, अच्छा चल दोस्त, अच्छा चल दोस्ती करेगा पक्की वाली, जिसमें नो फाइटिंग, हाँ पर थोड़ी बहुत चलेगी, बोल करके दोस्ती मेरे साथ, बोल करेगा दोस्ती मेरे साथ। ये बोल करके उसने उसके सामने हाथ बढ़ा दिया। उसे देख करके नंदनी ने कहा, क्यों साहिल, करोगे दोस्ती इस पागल से? साहिल ने रागिनी को देखते हुए कहा, हाँ करूंगा, पर ये मेरी खाने की चीज नहीं लेगी तब करूंगा, वरना नहीं। अच्छा चल, नहीं लूंगी तेरे खाने की चीज को, पर तू भी मुझे बदरिया नहीं बुलाएगा, कुछ और बोल दे। पर ये नहीं। रागिनी ये बोलने पर साहिल ने अपना हाथ बढ़ा के सेकंड किया और दोनों की दोस्ती देख करके नंदनी बोली, अब जब आप दोनों की दोस्ती हो ही गई है तो मैं आप दोनों के लिए कुछ बढ़िया मंगा दूं। बोलो क्या खाएंगे आप दोनों? उसकी इस बात पर दोनों ने एक साथ में कहा, पिज्जा विथ चॉकलेट एंड केक एंड कोल्ड ड्रिंक्स विथ समोसे। ये सुन करके नंदनी मुस्कुरा दी। तभी श्लोक भी अंदर आ गया। उसने देखा साहिल नंदनी की गोद में बैठा हंस रहा था। वो अंदर आते हुए बोला, साहिल बेटा ठीक हो ना? रागिनी ने उसे देख करके कहा, अरे हमारा छोटा माफिया ठीक है, वो अपने चाचा की तरह डरपोक नहीं है। इस बार श्लोक ने उसकी इस बात पर कुछ नहीं कहा। उसने नंदनी को देख करके कहा, शुक्रिया मेरे साथ देने के लिए और साहिल की जान बचाने की। नंदनी ने उससे कहा, अरे साहिल की जान हम ऐसे कैसे जाने देते? वैसे भी साहिल हमारे दोस्त हैं और हम अपने दोस्त को कैसे कुछ होने देते? आप घबराएं ना साहिल, बिल्कुल ठीक है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी रुद्र अंदर आया और साहिल के पास आते हुए बोला, साहिल बेटा आप ठीक हो ना? और ये ज्यादा तो नहीं लगा है? उसने ऐसे घबरा के पूछने पर नंदनी ने कहा, आप परेशान ना हो, ये बिल्कुल ठीक है और ये हल्की सी खरोंच है, मैंने बैंडेड कर दिया है। साहिल एकदम ठीक है। नंदनी की आवाज पर रुद्र ने उसकी तरफ देखा। अभी तक उसने नंदनी की तरफ गौर नहीं किया था, वो सिर्फ साहिल को देख रहा था। उसने उसे देख करके कहा, आप यहाँ पर? इस पर श्लोक ने कहा, हाँ नंदनी जी और रागिनी की वजह से ही तो आज साहिल की जान बची है, वरना आज लगा था कि हम दोनों ही
ऊपर निकल लेंगे। ये सुनते ही रुद्र ने नंदनी की तरफ देखा और कहा, थैंक यू नंदनी जी, आपने साहिल और श्लोक की जान बचाई। इट्स ओके। नंदनी के ये कहते ही साहिल ने कहा, दोस्त मंगवाओ ना समोसे प्लीज। उसके ये बोलने पर नंदनी ने कहा, रुको हम अभी मंगा देते हैं। ये बोल के वो फोन लेकर के ऑर्डर करने वाली थी तो रुद्र ने बोला, नहीं नंदनी जी, हम किसी से ऑर्डर नहीं मंगवाते हैं, साहिल के लिए घर पर ही बनवाते हैं, इसलिए यहीं बनवा देते हैं। ये कहते हुए उसने एक नौकर से जो भी साहिल ने कहा था उसे बनाने के लिए कहा। नौकर सब सुन करके चला गया। नंदनी ने रुद्र को देखते हुए कहा, वैसे आपसे एक बात पूछें, यही ना कि वो कौन था जिसने इन पर हमला किया? रुद्र की इस बात पर नंदनी ने कहा, हाँ कौन थे वो और आप कौन हैं? इतने सारे गार्ड्स देख करके लगता है जैसे कोई बहुत बड़े आदमी हैं आप। उसके इस सवाल पर रुद्र श्लोक की तरफ देखने लगा। श्लोक ने मुस्कुरा के कहा, आपको सच में नहीं पता है कि ये कौन है? इस पर रागिनी ने कहा, बोल तो आप ऐसे रहे हैं जैसे ये शिमला के माफिया हैं और बहुत मशहूर हैं। ये बोल करके वो हंस दे। श्लोक ने उसकी बात पर कहा, जी ये रुद्र सिंघानिया हैं, शिमला के कर्ता धर्ता और टॉप बिजनेसमैन। आप सच में ये बात नहीं जानती हैं? इस पर रागिनी ने आंखों में बड़ा करके ना में सिर हिला दिया। नंदनी ने कहा, मतलब वो गुंडा माफिया जिसे कुछ लोग अपना भगवान कहते हैं। आप समझ गई कि साहिल और आप पर ये हमला क्यों हुए हैं? जब साथ ऐसा हो तो गोलियां चलना और मौत का हर राह पर मिलना तो स्वाभाविक ही है। रुद्र को ना जाने क्यों नंदनी के उसे गुंडा कहना और माफिया कहना बहुत चुभा था। उसने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा, पर नंदनी की नजरें झुकी हुई थी और साहिल की तरफ थी। रागिनी ने श्लोक और रुद्र को देखते हुए कहा, सॉरी, वो दीदी को ऐसे लोग नहीं पसंद जो गुंडे होते हैं, मतलब माफिया होते हैं। श्लोक ने नंदनी से पूछा, पर आप दोनों ने जैसे आज दुश्मनों से लड़ा है उस तरह से देख करके लगता है जैसे बहुत दुश्मन मारे हैं आप दोनों ने। और नंदनी जी, आप क्या बंदूक चलाती हैं? कहाँ से सीखा है ये? उसके पूछने पर नंदनी की आंखों के सामने बहुत सारे धुंधले से दृश्य आने लगे। कुछ में एक लड़की हाथ में तलवार लिए हुए थी और एक दूसरी लड़की को लेकर के भाग रही थी। दूसरी तरफ उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। उसके आंखों के सामने ये सब दृश्य चल ही रहा था कि तभी श्लोक ने कहा, कहाँ खो गई आप? बताएं कहाँ से सीखा आपने? उसके ये बोलते ही नंदनी चौंक करके उससे कुछ कहा नहीं गया तो रागिनी ने कहा, अरे दीदी कॉलेज में इंटरनेशनल चैंपियन रह चुकी हैं शूटिंग में। उन्होंने बहुत सारे ट्रॉफी जीता है, पर बाद में सब छोड़ दिया। रुद्र को ना जाने क्यों रागिनी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। नंदनी साहिल को देख रही थी, उसके छोटे हाथों को अपने हाथों में रखे उन्हें देखे जा रही थी। उसने श्लोक से पूछा, श्लोक जी, साहिल की माँ और पापा यहाँ नहीं रहते हैं क्या? उसने इतना ही पूछा था कि तभी एक नौकर ने आकर के कहा, साहब, साहिल बाबा और आप सब के लिए सब कुछ रेडी है। रुद्र ने रागिनी से कहा, आप साहिल को लेकर के जाएं। उसके ये बोलने पर रागिनी साहिल को गोद में उठा करके अपने साथ ले गई। श्लोक जा करके देखो। रुद्र ये कहते हुए थोड़ा गुस्से में था। श्लोक उसकी बात सुन करके चला गया। उसके जाते ही रुद्र नंदनी की तरफ देख करके कहा, साहिल से दोस्ती की है तो एक बात जान लें आप, साहिल के सामने हम कभी भैया और भाभी माँ का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि अब वो नहीं है इस दुनिया में। मैं नहीं चाहता कि वो उनके नाम से अपने आंसू बहाए। और दूसरा, मिस नंदनी जी, कोई भी जन्म से गुंडा या माफिया नहीं होता है या अपने साथ बंदूक लेकर के पैदा नहीं होता है। कुछ मजबूरियां होती हैं जब हमें बंदूक उठाना पड़ता है। जैसे आपकी थी आज, वैसे ही मेरी भी थी कुछ साल पहले। साहिल मेरे पास मेरे भैया और भाभी माँ की अमानत है, उस पर एक खरोंच नहीं आने दूंगा। ये वचन मरते दम तक मैंने अपने भाभी माँ को दिया था, इसलिए मुझे भी गन उठानी पड़ी साहिल की प्रोटेक्शन के लिए। आज जैसे आपने की है बिल्कुल वैसे मैं भी कर रहा हूँ। तो अगर इसे करना गुंडा होता है
तो मैं हूँ गुंडा, समझी आप। ये कहते हुए रुद्र नंदिनी के पास खड़ा था, उसकी आंखों में आंखें डाल के। नंदिनी की आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। तभी रुद्र की फैली आंखें, उसने जब गौर से नंदिनी की आंखों को देखा तो उसे वो आंखें याद आ गई जो उसने झील के पास देखा था। नंदिनी उससे दूर होकर के जाने लगी तो रुद्र ने उसकी तरफ मुड़ करके कहा, आप झील के पास बसे गांव में डांस सिखाने जाती हैं। उसकी बात सुन करके नंदिनी ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं जाती हूँ, क्यों। ये सुनते ही रुद्र का गुस्सा उड़ गया और उसके ओंठों पर मुस्कान ने जगह ले ली। उसने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसकी बात सुन करके नंदिनी बाहर चली गई। रुद्र उसे खुशी नजरों से जाते हुए देख रहा था। उसने खुद से कहा, मतलब आप थी जो जिसकी वजह से हर बार मैं झील के पास सुनता था। मतलब आप थी वो जिसकी आवाज हर बार मैं झील के पास सुनता था। आप मेरे इतने पास थी और मैंने आपको पहचान नहीं पाए, पर कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया है। ये बोल करके वो उसके पीछे चला गया। सब ड्राइंग टेबल पर बैठे थे। नंदिनी, रागिनी और साहिल अपने हाथ से खिला रही थी। ये देख करके श्लोक ने रुद्र से कहा, रुद्र यार, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। रुद्र ने पिज्जा का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा, क्या। मैं सोच रहा था क्यों ना नंदिनी जी को चीकू की केयर टेकर रख ले। देख चीकू उसकी कैसे बात मानता है, और 1 महीने के लिए माँ भी नहीं है। ये चीकू को हमसे अच्छे से संभाल लेगी और हम भी अपना काम कर पाएंगे। वैसे आज जिस तरह इसने चीकू और मेरी जान बचाई है, उसे देख करके लगता है कि ये चीकू की केयर टेकर बनाने के लायक है और बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। क्या बोलता है। श्लोक ने ये कहते हुए उसे देखा तो रुद्र बोला, हमारे सोचने से क्या होता है, जब तक चीकू जी की दोस्त जी हाँ नहीं बोलती है, मुझे तो शक्ल से ही नकचढ़ी दिखती है, देख लेना सीधा मना कर देगी। उसके ये बोलने पर श्लोक ने कहा, अरे नहीं यार, इतनी प्यारी तो है, मुझे नहीं लगता है ये मना करेगी। अच्छा तो पूछ के देख क्या बोलती है। रुद्र के कहने पर श्लोक ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, नंदिनी जी आपसे एक बात करनी थी। जी बोले, क्या बात है। ये कहते हुए उसने साहिल का मुंह नैपकिन से साफ किया और उसकी तरफ देखने लगी। श्लोक ने उससे कहा, मैं ये कहना चाह रहा था कि साहिल के लिए हम सब केयर टेकर चाहते थे 1 महीने के लिए। वो मेरी माँ थी, वो साहिल को देख लेती थी, पर वो अभी 1 महीने के लिए केदारनाथ गई हैं। तो क्या आप साहिल की केयर टेकर बन सकती हैं। वो आपकी बात मानता है और शांत रहता है आपके साथ, और आप जितने पैसे बोलेंगी हम देने को रेडी हैं। उसकी बात पर नंदिनी बोली, श्लोक जी मैं किसी के लिए काम नहीं करती और ना मुझे किसी के लिए काम करना है, इसलिए सॉरी, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। और रही बात आपके पैसे की, तो मैं इतने पैसे कमा लेती हूँ जिससे मेरी बहन और मेरी जिंदगी चल जाती है। बाकी पैसे ले करके हमें कोई ताजमहल तो खड़ा नहीं करना है, इसलिए पैसों का लालच ना दें। रही बात साहिल को संभालने की, तो एक दोस्त की तरह मैं साहिल का ख्याल रख सकती हूँ जब तक आप चाहें, पर मैं आपके घर नहीं आ सकती। आपको मेरे घर साहिल को लेके आना पड़ेगा। अगर आपको मंजूर है तो बताओ। ये सुन करके रुद्र मुस्कुराने लगा तो रागिनी ने कहा, क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया, आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। क्या दीदी ने आपकी बात को ना मान करके अपनी शर्त रख दी, इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। जी कमाल की हैं आपकी बहन, एक तो फ्री के ट्यूशन देती हैं, उस पर से जॉब भी नहीं करना, और तेवर एकदम राजकुमारी वाले जैसे। ना जाने कौन से रियासत की दौलत है इनके पास जो इन्हें इतना घमंड है। वैसे आपके पास बहुत अच्छा मौका था पर आपने गंवा दिया। चले कोई बात नहीं, हम आपके पास चीकू को छोड़ देंगे, आप टाइम बता दें। रुद्र की बातों से नंदिनी को बुरा लगा था पर वो खामोश रही। जी सुबह घर छोड़ देना, और अगर उसे लेने आना तो झील के पास, क्योंकि मैं शाम को वहीं मिलती हूँ, इसलिए आप वहीं आ करके ले जाना। और अगर वहां नहीं मिली तो घर पर ही होंगी। वो इतना कह करके उठने लगी तो रुद्र ने कहा, ये इतना भागने का मुझे शौक नहीं है, तो आप मुझे अपना फोन नंबर दे दें, मैं कॉल करके पूछ लूंगा। जहां भी आप होंगी मैं वहां आ जाऊंगा। नंदिनी ने उस पर उसे नंबर दे दिया और वहां से साहिल को बोल बाय चली गई।
शाम का वक्त है, नंदनी का घर है। नंदनी जब से वहां से वापस आई है तब से वो खामोश बैठी अपने कमरे में कुछ सोचे जा रही थी। तभी रागिनी उसके लिए कॉफी लेकर के आई और उससे बोली, दीदी कॉफी। और क्या सोच रही हैं आप? नंदनी ने कॉफी का मग लेते हुए कहा, आज सुबह उन लोगों ने हम पर हमला किया था, वो उन्हीं के आदमी थे। ये सुनते ही रागिनी हैरान हो करके उसे देखने लगी। रागिनी ने नंदनी की बातों पर हैरान होते हुए कहा, मतलब वो जो साहिल और श्लोक पर हमला कर रहे थे वो लोग हमारे लिए आए थे? नहीं, मैं जिन लोगों की गाड़ी को खाई के पास लास्ट में पंक्चर की थी वो लोग थे। मैंने उन्हें मारा नहीं, बस गाड़ी ही पंक्चर की। अगर अगली बार वो लोग सामने आए तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नंदनी की आंखों में ये कहते हुए गुस्सा था। रागिनी उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी शांत हो जाओ, हम उन सब से दूर हैं। वो लोग नहीं जानते कि हम शिमला में कहाँ हैं, और शिमला कोई बहुत छोटा तो नहीं है, आ करके पकड़ लेंगे, बहुत बड़ा है। और मैं हूं ना साथ में, आप शांत रहो। वैसे रात के खाने में क्या बनाने वाली हैं आप उस लक्ष्मी से? वैसे रात के खाने में क्या बनवाने वाली हैं आप उस लक्ष्मी से? तुम जो बताओ बनवा दूंगी। ये कहते हुए उसने खाली कॉफी के मग उठाए और जा करके उसे किचन में रखने लगी। उसके पीछे ही रागिनी भी आई। जब दोनों किचन में आए तो देखा लक्ष्मी कुछ बना रही थी। रागिनी ने देखते हुए कहा, ओ बेटा केक, वो भी वनीला। क्या बात है लक्ष्मी जी, आज आपने दिल जीत लिया हमारा। लक्ष्मी ने उसे देखते हुए कहा, आप अपना दिल अपने पास ही रखें वरना उसमें चाकू खोस दूंगी। अरे लक्ष्मी, इसलिए तुम सिंगल हो। जब कोई दिल देता है तो उसमें चाकू नहीं खोसाते हैं, हाथ फेरते हैं, वो भी प्यार से। पर तुम जैसी जंगली लड़की को कहाँ से ये सब समझ आएगा? तुम यहीं के जंगली गांव में पली बढ़ी हुई हो ना, इसलिए। ये कहते हुए उसने केक की तरफ हाथ बढ़ाया तो लक्ष्मी ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, खबरदार, जो इसे हाथ लगाया तो मैं तो जंगल गांव की पैदाइश हूँ, तो जा करके अपने शहर वालों के हाथ का बना केक खाएं। खबरदार, जो मेरा केक खाया और ये आपके लिए नहीं है, इसलिए दूर रहें। ये कहते हुए वो उस पर डिजाइन करने लगी। रागिनी ने उसे देखते हुए, बस यही थी तेरी मेरी दोस्ती, इतना ही मानती है तू मुझे? अरे पाप लगेगा तुझे, तूने एक प्यारी सी भोली भाली मना किया है। तेरा पति टकला मिले तुझे, भगवान करे तुझे मेरी हाय लगे और तेरा पति सूमो पहलवान मिले जो कम से कम 1 कुंटल खाए और तू बनाते बनाते थक जाए, पर वो खाते नहीं। देख अभी भी वक्त है, दे दे मुझे 1 टुकड़ा, नहीं तो और श्राप दूंगी। लक्ष्मी उसके बोलने पर ध्यान न देते हुए अपने काम पर लगी थी। उसने केक पर बहुत अच्छी डिजाइन की और हाल में बैठी नंदनी के पास ले आई। रागिनी भी उसके पीछे आई। लक्ष्मी ने नंदनी के सामने उसे रखते हुए कहा, दीदी बताओ ना कैसा बना है? आपने जैसा सिखाया है बिल्कुल वैसे ही है ना? नंदनी ने केक देखते हुए कहा, दिख तो अच्छा रहा है, अब खा के पता चलेगा कि टेस्ट कैसा है। लक्ष्मी उसके कहने पर गई और प्लेट चम्मच ले आई। उसने 1 टुकड़ा निकाल करके उसे दिया और बोली, खा के बताओ। तब नंदनी ने उसके हाथ से प्लेट ली और चम्मच लेकर के खाने लगी तो रागिनी और लक्ष्मी दोनों उसे ध्यान से देख रही थी। नंदनी ने खाते हुए कहा, वाह क्या बात है लक्ष्मी, तुमने तो एक बार में ही इतना अच्छा केक बना लिया। ये सुनते ही रागिनी ने कहा, सच में दीदी, मुझे भी खाना है। ये कहते हुए वो चम्मच से जैसे टुकड़ा उठाने बढ़ी, लक्ष्मी ने उसे रोकते हुए कहा, जी नहीं, आप नहीं लेंगी। जब देखो मुझे कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, मैं नहीं दे रही हूँ अपना बनाया हुआ केक। अरे लक्ष्मी, पाप लगेगा तुझे, दे दे मुझे। ये बोल करके उसने चम्मच बढ़ाया तो लक्ष्मी ने केक हटा दिया। इस पर रागिनी बोली, रुक अभी बताती हूँ तुझे। ये बोल करके उसने प्लेट चम्मच बगल के सोफे पर फेंका और लक्ष्मी की तरफ बढ़ गई। ये देख करके लक्ष्मी केक ले करके भाग गई। रागिनी उसके पीछे भागी। नंदनी दोनों की ये मीठी सी लड़ाई देख रही थी और मुस्कुरा रही थी।
दूसरी तरफ रुद्र हाल में बैठा काम कर रहा था और सुप्रिया साहिल के साथ खेल रहे थे। श्लोक भी कोई फाइल देख रहा था। तभी माया अंदर आई और रुद्र को देखते हुए बोली, रुद्र बेबी, ये मैंने क्या सुना है? साहिल और श्लोक पर हमला हुआ था। ओ गॉड, मैंने तो जैसे सुना वैसे ही आ गई देखने। ये कहते हुए वो अंदर आ गई थी। साहिल ने श्लोक के पास आकर के धीरे से कहा, आटे की दुकान को खबर कौन सप्लाई करता है, पता करो पहले। ना जाने कहां से इसे सब पता चलता है और चली आती है घर में। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे पसंद नहीं है ये। और एक बात बोल रहा हूं मैं, अगर इसने मुझे किस्सी दी ना तो आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, सारा गाल खराब कर देती है मेरा। ये कहते हुए उसने मुंह बना लिया। श्लोक उसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। रुद्र ने माया को देखते हुए कहा, सब ठीक है माया, किसी को कुछ नहीं हुआ है, आओ बैठो। उसके कहने पर माया बैठ गई। साहिल ने उसे देखते हुए कहा, बताओ, चाचू ने बोला नहीं कि बैठ गई उनके पास, ये नहीं कि चली जाएं। रुद्र ने उससे कहा, कुछ पियोगी? हाँ, ब्लैक कॉफी, माया ने कहते हुए रुद्र को बहुत अदा से देख रही थी। रुद्र ने नौकर से कहा, कॉफी के लिए कह दिया। माया ने रुद्र को देखते हुए कहा, तुम्हें भैया बहुत याद कर रहे थे, कभी मिलने आओ उनसे घर। वैसे भी बहुत दिन हो गया है घर आए, हमारे साथ डिनर किए। तो क्या है ना माया आंटी जी, चाचू को दूसरे के घर का खाना पसंद नहीं है। आपको नहीं पता है, पर वो बाहर भी नहीं खाते हैं। बाहर की चीजें बहुत खराब और गंदी होती हैं, घर की चीजें और लोग सब अच्छे होते हैं। ये कहते हुए साहिल स्माइल करने लगा। माया ने उसकी बात पर उसे घूर करके देखते हुए कहा, बेटा, ज्यादा बोलना भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, इसलिए बच्चों को इतना नहीं बोलना चाहिए। रुद्र ने माया के बात करने के तरीके को सुन करके उससे कहा, माया, शायद तुम भूल रही हो कि इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मेरे भतीजे से बात कर रही हो, इसलिए जरा संभल करके। माया ने रुद्र को गुस्सा होते हुए देखा तो उससे बोली, अरे रुद्र, सॉरी, पर साहिल को भी ऐसे बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता है आजकल ये बिगड़ता जा रहा है? वो कैसा है मुझे पता है, तो तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए रुद्र अपनी फाइल देखने लगा। साहिल श्लोक के पास से उठ के किचन में गया और काका जो कॉफी बना रहे थे उसमें उसने कुछ खुरापात कर दी। नौकर डरते हुए कॉफी लेकर के आया और माया को पकड़ा दिया। माया ने जैसे एक सिप लिया वैसे ही उसका मुंह जलने लगा, क्योंकि साहिल ने कॉफी में 2 चम्मच भर करके मिर्च डलवा दी थी। माया का मुंह जब जलने लगा तो श्लोक ने साहिल की तरफ देखा। सुप्रिया को भी देख करके पता चल गया कि ये सब साहिल ने किया है। रुद्र ने माया से कहा, क्या हुआ माया, कॉफी ठीक नहीं है? इसमें तो ना जाने क्या है, मेरा मुंह जलने लगा है। माया ये कहते हुए सामने रखा पानी पीने लगी, पर उससे भी उसकी जलन नहीं खत्म हुई। साहिल ने काका को देख करके कहा, अरे काका, आप क्यों खड़े हो यहाँ? जाओ जल्दी माया आंटी के लिए मिठाई लाओ। उसके कहने पर काका भाग के गए और मिठाई लेकर के आए, जिसे खाने के बाद थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। माया जान गई थी कि ये शरारत साहिल की है, लेकिन वो रुद्र के सामने साहिल को कुछ नहीं कह सकती थी। उसने गुस्से में अपना बैग उठाया और वहां से बिना कुछ कहे निकल गई। रुद्र जाते हुए उसे देख करके बोला, अरे माया सुनो तो, क्या हुआ? रहने दो ना चाचू, जा रही हैं तो जाने दो, वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आटे की दुकान। ये बोल करके साहिल सोफे पर बैठ गया। रुद्र ने उसके कहने पर उसे देखा और उससे बोला, तो ये आपने किया? जान सकता हूँ क्यों? आपने माया के साथ ये क्यों किया? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, जब देखो बिना बुलाए चली आती हैं। उस पर से मुझे मेरे घर में रहना सिखाती, ना जाने खुद को क्या समझती हैं। इससे अच्छी तो मेरी दोस्त है, कितनी प्यारी लगती है वो, और इससे भी अच्छी रागिनी दीदी लगती हैं। ना जाने आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? बोल दें इसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। चलो काका खाना लगाओ। ये बोल करके वो उठ के जाने लगा तो रुद्र ने श्लोक से कहा, ये कुछ ज्यादा ही उस लड़की की तारीफ नहीं करता है, जब देखो उसकी बात। अब क्या करें, वो है ही ऐसी। वैसे तू जा रहा कल साहिल को छोड़ने या मैं जाऊंगा? ये कहते हुए श्लोक डाइनिंग टेबल के पास आ गया। रुद्र ने चेयर पर बैठते हुए कहा, तू छोड़ के आ जाना, मैं लेने चला जाऊंगा। ये बोल करके वो सब साथ में खाना खाने लगे।
सुबह का वक्त था। नंदनी का घर, नंदनी बैठी पूजा के घर को साफ कर रही थी। रागिनी के कमरे में रखा अलार्म 2-3 बार बज के बंद हो गया था। नंदनी उठ के आरती करने लगी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने रागिनी से चिल्ला करके कहा, छोटी देखो कोई है दरवाजे पर, और अगर न्यूज़पेपर वाले हैं तो उनसे महीने का बिल ले लेना। जाओ उठो देखो। उससे ये कहते ही 2 बार बेल बज चुकी थी। रागिनी कसमसाते हुए उठी और आंखों को मलते हुए जम्हाई लेते हुए दरवाजे तक आई। उसने दरवाजा खोल करके उससे टिक कर करके बिना आंखें खोले कहा, भैया आज तक का बिल दे दो, दीदी ने कहा है, और न्यूज़पेपर भी। ये कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। तभी उसके हाथ पर किसी ने कुछ रखा। जब वो चीज उसे अजीब सी लगी तो उसने आंखें खोल के देखा। उसके हाथ पर एक बड़ा सा मेढक था जो उसे देख रहा था, और सामने श्लोक की गोद में साहिल था जो उसे देख करके हंस रहा था। रागिनी ने जब अपने हाथ पर मेढक देखा तो उसकी आंखें फैल गई और मुंह अजीब सा हो गया। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, मेढक दीदी। आहा, ये कहते हुए उसने अपने हाथ से मेढक को गिरा दिया और मेढक फुदकता हुआ न जाने कहां चला गया। नंदनी ने जब रागिनी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो भाग के बाहर आई। उसने देखा साहिल और श्लोक बाहर खड़े थे और रागिनी उन्हें गुस्से में देख रही थी। रागिनी ने उसके पास आकर के कहा, छोटी क्या हुआ, आप चिल्लाई क्यों? इस पर श्लोक ने कहा, कुछ नहीं नंदनी जी, रागिनी ने अपने जैसी शकल वाली एक दूसरे प्रजाति के जीव को देख लिया था। मैंने सही कहा ना रागिनी जी? ये कहते हुए उसने रागिनी को देख करके आंख मार दी। रागिनी उसे देख करके मन में कहा, मतलब वो तुमने किया था? रुको अभी मैं बताती हूँ। नंदनी श्लोक की बात सुन करके बोली, मतलब कुछ नहीं, मैं साहिल को छोड़ने आया था। वो मेरा एक केस है तो उसके सिलसिले में मुझे किसी से मिलने जाना है, इसलिए इसे जल्दी ले आया। ये कहते हुए उसने साहिल को नंदनी की गोद में दे दिया। साहिल ने नंदनी के गालों को अपने छोटे हाथों में लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग दोस्त, और ये बोल करके उसके गालों पर एक प्यारी सी किस कर दी। नंदनी भी उसके गालों को चूमते हुए बोली, ओ वेरी गुड मॉर्निंग साहिल, चलो अंदर आओ, आप भी आए श्लोक जी। ये कहते हुए वो साहिल को अंदर ले जाने लगी तो श्लोक ने कहा, नहीं नंदनी जी, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, और शाम को शायद रुद्र इसे लेने आ जाएं या मैं ही आ जाऊंगा। नंदनी उसकी बात सुन करके चली गई। श्लोक जाने लगा और दोबारा पीछे मुड़ करके रागिनी की तरफ झुक करके बोला, अगली बार अगर मुझसे पंगा ली तो मेढक नहीं सीधा मगरमच्छ छोड़ दूंगा जो तुम्हें खा के पचा जाएगा, तो अब मुझसे दूर रहना। ये बोल करके उसने आंखों पर चश्मा लगाया और अल्लाह बचाए तेरी जान की, तू तो गुंडों में फंस गई। ये गाते हुए वो अपनी गाड़ी के पास आया, उसमें बैठ करके उसे देख करके स्माइल किया और वहां से चला गया। आओ कभी तो तुम आओगे ही मिस्टर वकील साहब, तब मैं तुम्हें बताती हूँ कौन कहाँ फंसा है। ये बोल करके अंदर आ गई। अंदर आने के बाद जब उसने देखा तो साहिल सोफे पर बैठा था और नंदनी किचन में कुछ कर रही थी। रागिनी उसके बगल में लेटते हुए बोली, और छोटे माफिया क्या हाल है? साहिल ने उसे देखते हुए कहा, मस्त, आप बताओ, वैसे आज तो आपकी छुट्टी होगी। हाँ है, क्यों, क्या करना है? रागिनी के ये पूछने पर साहिल ने कहा, मूवी देखने चलें और साथ में पॉपकॉर्न खाएंगे। उसकी बात सुन करके नंदनी ने कहा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं नहीं जाना है, चुपचाप दोनों घर में बैठो और यहीं कुछ करो। नंदनी के ये बोलने पर दोनों का मुंह बन गया। लक्ष्मी भी अब तक सामान लेकर के आ गई थी। उसने साहिल को देख करके नंदनी से पूछा, दीदी ये तो रुद्र सिंघानिया का भतीजा है ना, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं रागिनी दीदी ने इसे किडनैप तो नहीं किया है? क्या तू भी लक्ष्मी कुछ भी बोलती है? ये दीदी के पास आया है, अब से ये रोज आएगा और यहीं रहेगा। शाम को इसे लेने एक लंगूर आएगा, या तुम सबका करता धरता रुद्र सिंघानिया। वैसे अब तुम ज्यादा काम करने की आदत डाल लो, क्योंकि छोटे माफिया की बहुत बड़ी बड़ी फरमाइशें होती हैं। रागिनी ये बोलते हुए उठ खड़ी हुई। लक्ष्मी ने उसे देख करके कहा, आपसे तो कम ही होगी, झेल लेंगे इन्हें, पर आपकी फरमाइशों से भगवान जी बचाए। ये बोल करके वो टोस्ट बनाने लगी। तभी साहिल ने कहा, मुझे सैंडविच खाना है और साथ में जूस और पास्ता। उसके आर्डर सुनकर के रागिनी ने कहा, लो शुरू हो गई।
और सुनो, सेम मेरे लिए, मैं तब तक नहा के आती हूँ। ये बोल करके वो चली गई। लक्ष्मी सब बनाने में लग गई। दूसरी तरफ रुद्र अपने घर में बैठा था। उसे कल जो हमला हुआ उसके बारे में पता करना था। वो बैठा कल के हमले के बारे में सोच रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठा करके देखा तो फोन पर एक नाम शो हो रहा था, जिसे देख करके रुद्र की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने फोन उठा करके उससे कहा, शेखर साहब कैसे फोन किया आपने? दूसरी तरफ से शेखर साहब ने कहा, बहुत शांत लग रहे हो, मतलब तुम्हारा भाई जैसा दोस्त और जान से प्यारा भतीजा जिंदा है। वैसे मुझे दुख हुआ कि वो दोनों बच गए, पर कोई बात नहीं, कब तक बचते रहेंगे? कभी ना कभी किसी ना किसी गोली पर उनका नाम लिखा होगा। रुद्र ये सुन करके उससे बोला, शेखर साहब आप भूल रहे हैं, इस वक्त आप शेर को ललकार रहे हैं। मैंने अगर गन उठाई तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, उतनी बुरी मौत दूंगा। इसलिए अच्छा होगा कि खुद को रोक लो, नहीं तो इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। ये बोल करके उसने फोन लिया और अपने एक खास आदमी को फोन करके उससे कहा, मुझे इस शेखर के घर पर कुछ धमाके चाहिए। आज रात उसे खाने पर कुछ धमाकों की आवाज सुनाओ। जी मालिक, हो जाएगा। ये बोल करके जोरावर ने फोन रख दिया। रुद्र ने खुद से कहा, अब तो तुम्हें डर का एहसास दिलाता हूँ। शेखर साहब, आपने कल मेरे भतीजे और मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की है ना, आज मैं आपको जवाब देता हूँ। ये कहते हुए उसे साहिल की याद आ गई। उसने फोन उठा करके नंदनी का नंबर मिला दिया। नंदनी उस वक्त बैठी साहिल को नाश्ता करा रही थी। उसका फोन बजा तो उसने लक्ष्मी को प्लेट देते हुए कहा, लक्ष्मी आप खिलाएं इन्हें, हम फोन देखते हैं। ये बोल करके वो उठ गई और अपना फोन लेने चली गई। उसने फोन उठा करके देखा तो अननोन नंबर था। उसने डरते हुए उठाया। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही उधर से रुद्र की आवाज आई, हेलो नंदनी जी। उसकी आवाज सुनकर के नंदनी को राहत महसूस हुई। उसने साहिल के पास जाते हुए कहा, जी रुद्र जी बोले। साहिल ठीक है ना, आपको तंग तो नहीं कर रहा है? रुद्र के पूछने पर नंदनी ने कहा, नहीं रुद्र जी, साहिल हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे हैं। रुद्र उससे बोला, अगर आपको परेशानी हो तो मैं आऊं, उसे ले करके चला जाऊंगा, आज मेरा ऑफ है। नहीं सब ठीक है। अगर आपको भरोसा नहीं है और आप कल के हमले को लेकर के डर रहे हैं तो बेशक आकर के अपने भतीजे को देख सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। वैसे आपसे पूछना था, साहिल को किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है ना? कहीं मैं उसे कुछ ऐसा खिला दूं जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाए, तो इससे अच्छा आप मुझे पहले ही बता दें। नंदनी के ये पूछने पर रुद्र बोला, नहीं फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, साहिल सब खा लेता है, पर प्लीज उसे अंधेरी जगह से डर लगता है, इसलिए उसे ऐसी जगह मत ले जाना आप, और ना अंधेरे रूम में छोड़ना। ये सुन करके नंदनी ने कहा, जी मैं ख्याल रखूंगी। वो रुद्र से बात कर रही थी कि तभी साहिल ने कहा, मुझे भी चाचू से बात करना है, कराओ ना। साहिल की जिद पर नंदनी ने फोन का स्पीकर कर दिया। साहिल ने ये देख करके रुद्र से कहा, चाचू मुझे मूवी देखने जाना है, पर नंदनी बोली मैं नहीं जा सकता। नंदनी जी ने जो कहा है उसे मानो, उनके घर रहो, मूवी मेरे साथ चल लेना आप। वैसे आप अपनी दोस्त को परेशान तो नहीं कर रहे हैं ना? रुद्र के ये पूछने पर साहिल बोला, नहीं मैं क्यों उन्हें परेशान करूंगा, वो तो मेरी दोस्त है ना। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये कहते हुए उसने फोन नंदनी की तरफ बढ़ा दिया और खुद रागिनी के पास चला गया। नंदनी ने उसके जाने के बाद फोन लेकर के रुद्र से कहा, अब आप ठीक हैं? साहिल से बात करके रुद्र ने अपने लैपटॉप को बगल में रखते हुए कहा, हाँ आपने साहिल को क्यों मना किया कि वो मूवी नहीं देखने जाएगा? नंदनी ने प्लेट को उठा के किचन में रखते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि साहिल पर फिर से हमला हो, और घर में है वो इसलिए सुरक्षित है, मैं फालतू में कोई सीन नहीं चाहती। मतलब आपके कहने का ये है कि वो घर में सुरक्षित है? नहीं नंदनी जी, ये सोचना गलत है आपका। अगर आपके दुश्मन आपको भरी सड़क पर मारने की कोशिश कर सकते हैं तो वो आपको घर में घुस के भी मार सकते हैं। उन्हें आपको मारने से मतलब है, फिर चाहे आप कहीं भी हों ये नहीं देखेंगे, और अब उनकी वजह से हम अपनी जिंदगी को जीना तो नहीं छोड़ सकते। रुद्र की बातों पर नंदनी उससे कहा, काश कभी जिंदगी में कोई दुश्मन ना होता तो शायद जिंदगी कितनी
जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। रुद्र ने उसकी बात पर कहा, लगता है आपने दुश्मनों को बहुत करीब से देखा है जो ऐसे बोल रहे हैं। उसकी बात पर नंदनी खामोश हो गई। उसने बिना कुछ बोले बस फोन कट कर दिया और उसे देख करके साहिल और रागिनी के पास चली गई। उधर रुद्र नंदनी के ऐसे फोन कट कर देने पर सोच में पड़ गया। उसने खुद से कहा, बहुत अजीब लड़की है, कुछ है तो ऐसा जो मुझे इस लड़की के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर एक लड़की हो करके भी वो ऐसी जो साड़ी पहनती है और सिंपल सी दिखती है, जिसे देखने पर लगता है वो बस चिल्ला देने से डर जाएगी। ऐसी लड़की ने एक बार में ही दुश्मनों की गाड़ी को शूट करके उड़ा दिया। स्टेज मुझे नहीं लगता है कि जैसी ये नंदनी दिखती है वैसी ही होगी। कुछ और ही बात है इस लड़की में, और क्या बात है ये तो मुझे पता लगाना होगा। ये सोचते हुए उसने जोरावर को कॉल किया और नंदनी के बारे में पता करने को कहा। शाम का वक्त है, नंदनी का घर। नंदनी आज बच्चों को पढ़ाने नहीं गई थी क्योंकि संडे था तो वो घर पर ही थी। रागिनी और साहिल दोनों में ही अच्छी दोस्ती हो गई थी क्योंकि दोनों शैतान थे और दोनों ही इसलिए पट रही थी। नंदनी इसी बात से खुश थी। वो शाम की चाय का इंतजाम कर रही थी क्योंकि साहिल और रागिनी की फरमाइश थी कि वो दोनों चीज पिज्जा खाएंगे। इसके लिए वो सारा सामान खुद रेडी कर रही थी। साहिल बैठा हाल में रागिनी के साथ फजल खेल रहा था। तभी रुद्र का फोन आया, ये पूछने के लिए कि क्या वो साहिल को लेने आए, क्योंकि अब उसका मन भी अकेले घर में नहीं लग रहा था। नंदनी ने जब फोन उठाया तो उसने कहा, क्या हुआ रुद्र जी, आप सुबह से 8वीं बार कॉल कर रहे हैं, अब क्या हुआ? सॉरी नंदनी जी, वो घर में अकेला हूँ तो मन नहीं लग रहा है, मैं साहिल को लेने आ जाऊं क्या? रुद्र के ऐसे बोलने पर नंदनी बोली, आ जाएं। ये बोल करके उसने फोन रख दिया। रुद्र तो ये सुन करके खुश हो गया था। उसने जल्दी से जा करके चेंज किया और एक शर्ट उस पर गोल गले वाला प्यारा सा स्वेटर और जीन्स पहन करके उसने करीबन 3 बार अपने बाल शीशे के सामने खड़े होकर के बनाया और बिगाड़ा। फिर खुद के हाथों से उसे सेट करके उसने अपनी जीप की चाबी उठाई और नंदनी के घर के लिए निकल गया। और दूसरी तरफ श्लोक अपने काम से वापस आ रहा था। उसने एक जगह गाड़ी रोकी और ड्राइवर से वेट करने को बोल करके पानी लेकर के चला गया। उसने दुकान पर जा करके एक आदमी से कहा, सर एक पानी की बोतल देना, और आपके पास चॉकलेट होगी क्या? उसके पूछने पर दुकान वाले ने कहा, हाँ भैया होगी, रुको दे देते हैं। ये बोल करके वो सामान लेने चला गया दुकान के अंदर और श्लोक खड़ा इंतजार करने लगा। तभी उसके फोन में एक मैसेज आया। उसने फोन पॉकेट से निकाल के देखा तो उस पर नंदनी का मैसेज था। उसने उसे साहिल को लेने के लिए बुलाया था। उसने मैसेज पढ़ करके फोन वापस से पॉकेट में रख लिया। दुकान वाला पानी और चॉकलेट लेकर के आया तो श्लोक ने उससे कहा, मुझे इस चॉकलेट का पूरा बॉक्स चाहिए, प्लीज आप दे दें। उसकी बात सुन करके दुकान वाला गया और चॉकलेट का पूरा डिब्बा ले आया। श्लोक पेमेंट करने लगा तो 2-4 लोग आए और उस दुकान वाले को 2 तस्वीर दिखा करके पूछने लगे, इन दोनों को कहीं देखा है? राजनंदनी नाम है इसका। उस दुकान वाले ने देख करके कहा, जी नहीं, हमने तो नहीं देखा है। ये बोल करके वो अपने काम में लग गया। श्लोक ने पेमेंट किया और जाने लगा तो उन लोगों ने उसे रोक करके कहा, भाई साहब सुने। के कहने पर श्लोक रुक गया और उनकी तरफ देख करके बोला, जी बोलो क्या बात है? भाई साहब इन्हें देखा है? वो इतना ही बोल पाया था कि तभी श्लोक का फोन बज गया। वो आदमी उसकी तरफ फोटो कर रहा था पर श्लोक अपनी फोन में बिजी हो गया और उनसे ये बोल दिया, सॉरी सर मुझे नहीं पता। ये बोल करके वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो लोग भी वापस अपनी गाड़ी के पास चल दिए। इधर साहिल नंदनी के कमरे में अपना बैग लेने आया तो उसमें उसकी चॉकलेट थी। वो बैग में से चॉकलेट लेकर के जा रहा था कि तभी उसके हाथ से टेबल पर रखी डायरी गिर गई और उसके कुछ पन्ने खुल गए। साहिल ने उस डायरी को उठाया और बिस्तर पर रख करके उसे बंद कर दिया। उस पर लिखे नाम को पढ़ते हुए बोला, राजनंदनी, वाह ये तो दोस्त की डायरी है।
गलत बात है, ऐसे किसी की चीज नहीं देखते हैं, चलो रखो। खुद को समझाते हुए उसने डायरी वहीं वापस रख दिया और अपनी चॉकलेट लेकर के हाल में आ गया। नंदनी किचन में पिज्जा बना रही थी और लक्ष्मी शेख। तभी बेल बजी तो रागिनी से नंदनी ने कहा, छोटी जाओ देखो कौन है। ये सुन करके रागिनी उठ करके खड़ी हो गई और दरवाजा खोल करके देखा तो रुद्र खड़ा था। उसने रुद्र को देखा और कहा, आप भी आ गए? अभी कुछ देर पहले ही तो दीदी ने फोन किया था, उड़ के आए हैं क्या? रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, वो साहिल के बिना पहली बार इतनी देर दूर रहा तो इसलिए। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। ये कहते हुए उसने रास्ता दिया तो रुद्र अंदर आ गया और रागिनी दरवाजा बंद करके उसके पीछे से बोली, जूते यहीं उतार देना, दीदी को अंदर जूते पहन करके जाना अच्छा नहीं लगता है। उसके कहने पर रुद्र ने जूते वहीं उतार दिए। रुद्र घर को चारों तरफ नजर घुमा के देख रहा था। उसने देखा सामने एक हॉल है और बड़ा सा झूमर लगा है, चिमनी है और नीचे कारपेट बिछा है। उस पर कुछ कुशन रखे हुए हैं और सोफे हैं। सामने ही बगीचा है। अंदर 3 कमरे हैं जिनमें से एक मंदिर वाला कमरा है और बाकी 2 बंद थे। रुद्र ये सब देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने किचन में काम कर रही नंदनी पर गई, जिसने ढीला सा जूड़ा बना रखा था और उसके साइड के बाल निकल के उसके गाल को छू रहे थे। उसने अपना पल्लू कमर में टांक रखा था। उसके माथे पर मैदा लगा था और गालों पर भी थोड़ा लग गया था। ये देख करके रुद्र स्माइल करने लगा। नंदनी बहुत प्यारी लग रही थी। नंदनी ने काम करते हुए पूछा, कौन है रागिनी? कहीं साहिल के माफिया चाचू तो नहीं है? उनका भी अलग ही है। अरे जब आज संडे है तो खुद घर पर थे तो क्यों साहिल को भेज दिया? जब जानते हैं उसके बिना नहीं रह सकते हैं तो साहिल को आज अपने पास रख लेते, कल से भेजते। पर नहीं, इन दोनों चाचाओं को जरा भी अकल नहीं है। सही कहती हो तुम लंगूर। अरे मैं तो कहती हूँ दोनों ही लंगूर हैं। जितना साहिल परेशान नहीं करता उतना तो उसके करता धरता चाचू ने परेशान कर दिया मुझे। हेलो नंदनी जी, साहिल ठीक है ना? मन तो किया बोल दूं, नहीं ठीक है आपका साहिल, उसे खा गई मैं। रागिनी साहिल तुम दोनों इतना शांत क्यों हो? क्या हुआ? ये कहते हुए उसने जब सर ऊपर किया तो सामने रुद्र को देख करके उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने देखा रागिनी और साहिल दोनों ही खामोश हो करके उसे देख रहे थे और लक्ष्मी भी उसे ही देख रही थी। रुद्र उसे घूरे जा रहा था। आप कब आए? बैठे, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। ये कहते हुए उसने लक्ष्मी की तरफ देखा और उससे बोली, लक्ष्मी इनके लिए चाय बना दो। जी दीदी मैं बनाती हूँ। ये कह करके वो चाय बनाने लगी। नंदनी ने रुद्र को देख करके कहा, आप बैठे खड़े क्यों हैं? मैं साहिल और रागिनी के लिए पिज्जा बना रही थी, आप खाएंगे तो बना दूं। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और जा करके सोफे पर बैठ गया। रागिनी नंदनी के पास आ गई। नंदनी ने रागिनी से धीरे से कहा, तुमने बताया क्यों नहीं कि ये? मैंने सब बोल दिया और ना जाने मुझे क्या हो गया था, मैंने वो सब बोल दिया। कोई बात नहीं दीदी, चलता है, टेंशन मत लो और पिज्जा बनाओ। ये कहते हुए उसने पानी निकाला और ले जा करके रुद्र के सामने रख दिया। रुद्र बैठा अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था पर उसकी नजर नंदनी पर चली जाती है जो काम कर रही थी। तभी डोर बेल वापस से बजी। इस बार लक्ष्मी ने जा करके गेट खोला तो श्लोक खड़ा था। उसने श्लोक करके देख करके कहा, आप? जी मैं साहिल को लेने आया हूँ। नंदनी जी हैं? उसके ये बोलने पर लक्ष्मी ने खुद से कहा, एक बच्चे के लिए अब क्या फौज आएगी पूरी? एक आया था काफी नहीं था जो ये भी चले आए? ये सोचते हुए उसने उसे अंदर आने का इशारा और जूते उतारने को भी कहा। इस लोग भी जूते उतार के अंदर आया तो रुद्र उसे हाल में बैठे दिख गया। उसने उसे देख करके बोला, रुद्र तू यहाँ? तो मुझे क्यों बुलाया नंदनी जी ने? रुद्र ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो कह दिया था मैं आ रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप दोनों ही आ जाएं। अच्छा है ना? आज हमारे साथ पिज्जा खा लें और फिर साहिल को लेकर के साथ घर चले जाएं। रागिनी के ये बोलने पर श्लोक उसे शक वाली नजरों से देखने लगा। उसे लग रहा था हो ना हो वो मैसेज रागिनी ने ही उसे किया होगा। तभी नंदनी 3 पिज्जा और चॉकलेट
मिल्क शेक ले करके आई। उसने देखा श्लोक भी आया है तो वो उसके लिए भी पिज्जा लेने चली गई। वो सबके लिए पिज्जा बना के ले आई और वहीं बैठ करके सबके साथ खाने लगी। रुद्र उसे देख रहा था। नंदनी को लगा शायद उसकी बात पर रुद्र उसे घूर रहा है। वो अपनी नजरें चुरा करके खाए जा रही थी। लक्ष्मी के जाने का वक्त हो गया था तो अपना सामान ले करके नंदनी के पास आई। अच्छा दीदी चलती हूँ, कल आऊंगी, ये बोल करके वो जाने लगी तो नंदनी ने उससे कहा रुक लक्ष्मी, ये बोल वो उठी और किचन से पैकेट ले आई। वो पैकेट लक्ष्मी को देते हुए बोली ये ले जा, तेरे छोटे भाई के लिए है और ये कुछ पैसे हैं। तू बता रही थी ना कि तेरे भाई की स्कूल की फीस, ले लो, कल जा करके जमा कर देना और कल हो सके तो रहने देना आने को। मुझे कुछ काम है तो शहर की तरफ जाऊंगी, इसलिए परसों आ जाना। उसकी बात सुन करके लक्ष्मी खुशी से सामान लेकर के चली गई। नंदनी जिस इलाके में रहती थी वो शिमला गांव के इलाके में आता था, इसलिए जहां वो रहती थी वो जगह बहुत खूबसूरत थी। रुद्र शिमला शहर में रहता था। रागिनी का कॉलेज शहर में ही था, इसलिए नंदनी को आना जाना होता था उसे लेने। रुद्र ने उसके जाने के बाद उससे पूछा आप यहाँ क्यों रहती हैं, शहर में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती। नंदनी ने बैठते हुए कहा मुझे ये जगह पसंद है, शहर के शोर शराबे से दूर शांत वातावरण मुझे अच्छा लगता है। साहिल ने अपना पिज्जा खत्म किया और रुद्र से बोला चाचू चलो ना मूवी देखने चलते हैं प्लीज। उसके कहने पर रुद्र मान गया। साहिल ने रागिनी को भी आने को कहा तो वो बोली सॉरी छोटे माफिया, पर दीदी को अकेले छोड़ के नहीं आ सकती हूँ, तो अपनी दीदी को भी साथ ले चलो। रुद्र के ये बोलने पर नंदनी ने साफ इनकार कर दिया। साहिल इस पर उदास होते हुए बोला कोई मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचता है, जिसे देखो वही मना कर देता है, मुझ छोटे से बच्चे को। ये सुन करके नंदनी ने उसे पकड़ अपने पास लाते हुए कहा अच्छा फिर कभी चलेंगे, पक्का, अभी वक्त ज्यादा हो गया है ना इसलिए, पर प्रॉमिस नेक्स्ट बार हम जरूर चलेंगे। नंदनी के मनाने पर साहिल मान गया और रुद्र श्लोक के साथ घर जाने के लिए रेडी हो गया। तभी रागिनी ने श्लोक से कहा ओ एडवोकेट साहब अपनी कोट तो लेते जाएं, क्या इसे लेने के लिए इतनी दूर आएंगे आप। उसके ये बोलने पर श्लोक ने जूते पहनते हुए कहा मैं जूते पहन लूं मैडम जी, तब लूंगा ना अपनी कोट। ये बोल करके उसने जूते पहने और रागिनी से अपनी कोट ले करके सबके साथ बाहर आ गया। रागिनी ने उसे जाते हुए देख करके कहा जाओ श्लोक जी, आज आपको पता चलेगा कि रागिनी के साथ पंगा लेना कितना भारी होता है। ये बोल वो अंदर आ गई। श्लोक और रुद्र दोनों ही साहिल को लेकर के चले जा रहे थे। तभी रुद्र ने साहिल से पूछा तो कैसी है आपकी दोस्त नंदनी। बहुत प्यारी है और आपको पता है उनका पूरा नाम राजनंदनी है। ये कहते हुए वो अपने फजल के साथ खेल रहा था, पर जब श्लोक ने ये नाम सुना तो वो सोचने लगा कि ये नाम उसने कहीं सुना तो है, पर तभी उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। उसने अपने कोट के पॉकेट में हाथ डाल के जब उसे अजीब चीज को निकाला तो 2-4 चूहे थे, जिसे देख करके श्लोक ने तेज से चिल्लाया। क्या जवाब देगा श्लोक रागिनी को उसके इस शरारत के लिए। क्या श्लोक को याद आएगा कि उसने नंदनी का नाम कहाँ सुना है। जानने के लिए दोस्तों कल सुनिए कहानी का अगला भाग। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।